हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो मैं मनोज कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQIAS हिंदी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस क्लास को काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्लास मेरी भी बहुत इच्छा थी स्टार्ट करने की। और आप लोगों को तो खैर लगातार मैसेज आ ही रहे थे कि सर लगातार आप इस करंट आर्ट एंड कल्चर की क्लास कंटिन्यू रखिएगा, इसको स्टार्ट कीजिए। तो हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी बौद्ध स्थापत्य कला की, जिसमें मैंने एक क्रम से स्थापत्य कला को पाषाण काल से आगे तक बढ़ाते हुए यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। उससे पहले हमने एक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थापत्य कला के बारे में चर्चा की थी। फिर उसके बाद हमने बौद्ध स्थापत्य कला, जिसमें वैदिक कालीन स्थापत्य कला की भी चर्चा की थी, जिसकी चर्चा सामान्य तौर पर कहीं नहीं मिलती है, उसके बारे में बताया था। तो जिन छात्रों ने मेरी पिछली क्लास नहीं देखी है वो जरूर देखें, उनको अच्छा लगेगा। उस क्लास को करने से बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि हमारे यहाँ स्थापत्य कला यानी कि जो वास्तुकला है वो कैसे और किस तरीके से विकसित हुई थी, उसकी विशेषताएं क्या थी, कहाँ से कैसे वो ट्रेस हुई थी। आज हम बौद्ध स्थापत्य कला का सेकंड पार्ट जिसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि बौद्ध स्थापत्य में हम लोगों ने 3 चीज़ों के बारे में चर्चा की थी। एक स्तूप, दूसरे चैत्य और तीसरे विहार। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ध्यान दिया हो तो स्तूप स्थापत्य के बारे में पूरी चर्चा कर ली थी कि स्तूप स्थापत्य की शुरुआत कहाँ से हुई, प्रारंभिक स्तूप कौन कौन से थे, स्तूप का अर्थ क्या होता है, स्तूप का दर्शन क्या होता है, स्तूप कहाँ कहाँ कब किस किस ने बनवाए, उनकी विशेषताएं क्या थी। इन सभी पहलुओं पर हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज हम इसके आगे बात करेंगे बौद्ध स्थापत्य का एक हिस्सा है चैत्य और विहार के बारे में, ठीक है ना। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसके सभी पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे कि चैत्य और विहार होते क्या हैं, इनका अर्थ क्या है, ये कहाँ कहाँ पाए गए, किस तरीके से इनका निर्माण किया गया, क्यों निर्माण किया गया, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और तब तक आप सभी लोग अगर हो सके तो क्लास को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे कि उनको ये क्लास प्रॉपर तरीके से मिल सके, वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें, जिससे कि वो आपके एक तरीके से शुभचिंतक बन सकें कि अगर कोई अच्छा कंटेंट मिलता है तो जो जरूरी कंटेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिन तक अच्छे कंटेंट की पहुंच नहीं है, अगर उन तक पहुंच जाता है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं चैत्य और विहार के संदर्भ में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैत्य के बारे में। चैत्य क्या होते हैं ये हम बात करेंगे। चैत्य की विशेषता क्या होती है, चैत्य का स्ट्रक्चर यानी कि उसकी संरचना क्या होती है, उनके उद्देश्य क्या होते हैं, और प्रमुख चैत्य कहां कहां पर बने हुए हैं और कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अब आप जो देख रहे हैं सामने, जो पूरा एक, अगर मैं इस इमेज को हटा दूं तो जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं दोस्तों, ये चैत्य का है। चैत्य और विहार ये बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ स्थापत्य हैं, कुछ उनकी जरूरी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हल्का सा डिस्कस करूं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। डिस्कस ये है कि बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध, ठीक है, उनके शिष्य या बोधिसत्व जो उनके अवतार माने जाते हैं, ये सब समय समय पर आए हैं। महात्मा बुद्ध भी हैं, बोधिसत्व भी हैं, उनके शिष्य भी हैं, और ये सभी के सभी लगातार क्या करते रहे, अपने धर्म का प्रचार करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, अपनी बातों का लोगों का प्रचार करते थे। प्रचार करने के लिए जगह जगह घूमते थे, प्रवचन देते थे, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन ये होती थी, घूमने के साथ साथ
उन्हें रहने के स्थान भी चाहिए थे, रहने के स्थान की भी आवश्यकता थी। नेचुरल सी बात है कि वो कहां रुकेंगे, ठीक है ना, आवश्यकता, उनको रहने के स्थान की भी आवश्यकता है। कहां रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, और स्पेशली एक जगह पर तो और ज्यादा है, जिस पर हम कहते हैं, एक जगह पर, वो जगह है जिसे हम कहते हैं वर्षावास। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो तो महात्मा बुद्ध हुए या अन्य साधु संत हुए, कंडीशन ये होती थी कि 4 महीने जो वर्षा के होते थे, मानसून का सीजन होता था, उस समय क्योंकि लगातार बारिश होती थी, इसलिए महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कहीं भी प्रवचन करने के लिए नहीं जाते थे, बल्कि एक जगह रह करके वहीं पर निवास करते थे। 4 महीने अपने पातिमोक्ष का पाठ करते थे, जो कि उनके नियम थे। या कह लीजिए कि अपने जो गलत काम हुए हैं जाने अनजाने में, उन गलत कर्मों का प्रायश्चित करते थे उन 4 महीनों में बैठ करके। ये 4 महीने का वर्षावास होता था, ठीक है ना। अब वर्षावास के लिए, यहां पर रहने के लिए जगह कौन सी हो, जगह या निवास कहां पर हो, तो इसी के लिए दोनों चीजों के लिए, दोनों ही समय में, यानी कि धर्म के प्रवचन के समय में उनके निवास करने के लिए या वर्षावास करने के लिए उन्हें रहने के स्थान चाहिए थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, विहार। विहार या कह सकते हैं मठ भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विहार या मठ। इन्हें एक नाम और दिया जाता है जिन्हें कहते हैं हम संघाराम। क्या कहते हैं, संघाराम। यानी संघ के, यानी जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ के जो भिक्षु हैं, जो संघ में रहते हैं, उनके आराम करने की जगह संघाराम, ठीक है ना। इस तरीके से ये कंडीशन विहार की स्थिति निकल करके आई थी कि विहार क्या है। विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने की एक जगह है, जहां पर महात्मा बुद्ध या उनके शिष्य या बोधिसत्व जहां पर आराम करते थे, विश्राम करते थे, या जहां पर रहते थे, उनको विहार कहते हैं। क्लियर है। आगे मैं फिर पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले चैत्य से पहले बिहार का कंडीशन आया। पहले कंडीशन यह होती थी कि ये जो बिहार होते थे, बिहार को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक बिहार होते थे जो खुले स्थान में बनाए जाते थे, खुले स्थान में निर्माण किया जाता था इनका, खुले स्थान में, ठीक है ना, इनका निर्माण किया जाता था। और ये जो निर्माण होता था ये बुद्ध के समय होता था, बुद्ध के समय में, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी कैटेगरी आई, जब इन बिहारों का निर्माण आपके पाषाण या कह लीजिए पहाड़ों में किया, बनाया जाने लगा, पहाड़ों में काटकर बनाए जाने लगे, निर्मित है। यानी कि यही उनके रहने के जो स्थान हैं, पहाड़ों को काटकर अंदर, पहाड़ियों में चट्टानों के अंदर काट करके वहां पर उनके रहने के स्थान बनाए गए, उनको भी बिहार कहते हैं। ये बुद्ध के बाद की कंडीशन है, बुद्ध के बाद की स्थिति है, महात्मा बुद्ध के बाद की। और ये मूलतः आपके महाराष्ट्र के क्षेत्र में ज्यादा है, महाराष्ट्र में ज्यादा है, ये ध्यान रखना। तो 2 तरीके के विहार हैं, एक खुले स्थान पर हैं और एक आपके पहाड़ों को काटकर अंदर बनाए गए हैं, पाषाण काल में, पाषाण की तरह से, काल में नहीं मान के चलिए, उनके अंदर बनाए गए। अब बात यह है कि उनके अंदर बना दिए गए, 4 महीने 5 महीने वहां पर वो लोग बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तब फिर वो क्या करें, अब उनको अपने पूजा स्थल पर जाना है। भाई महात्मा बुद्ध को तो महापरिनिर्वाण हो गया, तो उनके अवशेषों पर क्या हो गया, स्तूप बना दिए गए। तो ऐसी कंडीशन आई कि भाई अब वो स्तूप की परिक्रमा नहीं कर सकते, स्तूप से दूर हैं, सारी चीजें हैं। तो ऐसी स्थिति में वो वहां पर रह करके पातिमोक्ष का पाठ तो करेंगे, लेकिन स्तूप का दर्शन नहीं कर सकते, वहां पूजा नहीं कर सकते, तो क्या करें। फिर इसीलिए ध्यान रखना,
इसी संरचना के अंदर, पाषाण के अंदर ही, यहीं पर अंदर क्या बनाए गए, इनमें स्तूप का भी निर्माण किया गया कि जिससे कि अंदर ही ये पूजा कर सके। अंदर स्तूप का निर्माण किया गया। तो जो खुले में बनाए गए इनको हम कहते हैं विहार, ध्यान रखना। और जो पहाड़ के अंदर बनाए गए जिनमें स्तूप भी है, स्तूप के साथ बने हुए हैं, इन्हें कहलाते हैं, ये कहलाते हैं चैत्य। ध्यान रखिएगा। तो एक विहार है और दूसरे क्या हैं, चैत्य। यानी कि चैत्य के अंदर आपके दो चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। चैत्य के अंदर आपका क्या क्या होगा, आपके विहार भी होंगे और इसी के अंदर स्तूप भी होगा। तो ये दो संरचनाएं इस तरीके से निकल करके आती हैं। अब देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये रहे, ये अंदर कमरे बने हुए हैं, विहार है, रहने के स्थान हैं, कमरे बने हुए हैं, और अंदर ही आपका क्या है, ये रहा आपका चैत्य स्तूप, जहां पर वर्षा के दिनों में बौद्ध भिक्षु या उनके उपासक इस की परिक्रमा कर सकते हैं और करते हैं। एवरीबॉडी इनकी परिक्रमा कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये बनाया गया था। तो कुल मिलाकर के चैत्य और विहार के उद्भव की कहानी आपको समझ में आ गई कि कैसे बनाए गए, किस तरीके से बनाए गए। यानी कि चैत्य के अंदर विहार तो ऑटोमेटिक होता ही होता है। कुछ विहार ऐसे होते हैं जो खुले मैदान में बनाए गए, जिनका निर्माण किया गया, जैसे कि धर्मशालाएं बनाई जाती हैं उसी तरीके से। क्लियर है? तो ये एक कंसेप्ट था। तो अब इसमें होता क्या क्या है, किन किन चीजों, कौन कौन सी चीजें होती हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एवरीबॉडी क्लियर है? और उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, उसको समझ लीजिएगा कि जो फरवरी का दूसरा बैच स्टार्ट किया गया था, जिसकी तिथि पिछली बार आपको बताई गई थी कि थोड़ी सी ज्यादा है, 27 तारीख है, जी नहीं, उसके एडमिशन की अंतिम तिथि 22 तारीख है, जो इवनिंग बैच स्टार्ट हो रहा है। यानी कि केवल 22 तारीख तक के लिए ही एडमिशन एलिजिबल हैं, इसके बाद ये बैच क्लोज हो जाएगा। 22 तारीख तक है। पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि 27 तारीख थी, उसको एडमिशन की डेट घटा दी गई है। तो जिस किसी को भी इवनिंग बैच में क्लास ज्वाइन करना है तो वो अभी कर सकते हैं 22 तारीख तक, ठीक है ना, 2 दिन का टाइम और है बस। और इसके लिए फीस वही होगी 23,999, लेकिन आपको इसके लिए कोड यूज करना पड़ेगा MK Live। तो MK Live कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अन्यथा आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है और ना ही मुझसे जुड़ने का पर्सनल मौका मिल पाएगा आप लोगों को। ओके, ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो क्लास है आपके 4 फेज में स्टार्ट हो रही है, यानी कि 4 अलग अलग स्टेज में इसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे। यानी कि फाउंडेशन अलग, प्री का अलग, मेंस का अलग और इंटरव्यू अलग। इसके साथ में आपको डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट, ठीक है ना, जिस समय एग्जाम होगा उस समय की टेस्ट सीरीज वो आपको अलग रहेगी। मटेरियल है, ज्ञानवाणी सत्र है, प्लस आपका मटेरियल के अलावा पर्सनल मेंटर्स भी आपको अलॉट किए जाएंगे, जो आपके किसी भी डाउट को कभी भी पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व करेंगे आपके साथ जुड़ करके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट हो तो डाउट के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, ये इंस्टाग्राम मेल आईडी है, यहां पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा, MK Live, इसको जरूर याद करिएगा, जरूर यूज कीजिएगा। चाहे आप मटेरियल परचेज करें, बुक परचेज करें स्टडी IQ की, चाहे PCS का, चाहे NCERT बैच, चाहे SIP बैच, टेस्ट सीरीज, कुछ भी परचेज करते हैं और इस कोड को यूज करते हैं तो आपको डेफिनेट अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है ना। और बाकी मेरी गाइडेंस तो आप लोगों के साथ है ही है, मैं वैसे भी आपके साथ हूं और ऐसे भी आपके साथ रहूंगा मैं। ये टेलीग्राम आईडी है मेरी, बार कोड है जिसका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं चैत्य की विशेषताओं के बारे में। चैत्य क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। देखिए, यह चैत्य का स्ट्रक्चर है कि देखिए एक बहुत बड़ा गुफा के अंदर क्या होता है, गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, गुफा के अंदर एक हॉल होता है, काफी बड़ा हॉल, ठीक है ना, इस तरीके से।
लंबा सा यहां पर ये गेट है, यहां से आपका गुफा का हॉल बन गया, ये रहा लास्ट तक। सबसे लास्ट में जाकर के यहां पर उस हॉल में, हॉल के लास्ट में क्या होता है, एक स्तूप का निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये जो हॉल होता है पीछे की साइड से कैसा होता है, गोलाकार, चौकोर नहीं होता। इनकी छत भी गोलाकार होती है, यूं फ्लैट छत नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, फ्लैट छत नहीं होती, गोलाकार आपकी छत होती है। ऊपर से भी ये देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ये बनाया गया है। यहां से देखेंगे तो यहां से भी इसी तरीके के है, ठीक है ना। स्तूप होता है और स्तूप के दोनों साइड में, दोनों तरफ कमरे बने होते हैं भिक्षुओं के रहने के। रहने के कमरे होते हैं दोनों साइड में, यहां पर ये बने हुए हैं, इधर ये बने हुए हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ये बने हुए हैं, ये आपके कमरे बने होते हैं। और किसी किसी चैत्य में आपके डबल स्टोरी भी होते हैं, जैसे ये कार्ले चैत्य है तो ये डबल स्टोरी है, ये सीढ़ियां बनी हुई हैं ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। तो कुछ कुछ चैत्य जो हैं आपके डबल स्टोरीड भी होते हैं। अंदर ये पूरा हॉल होता है जिसमें लास्ट में आपका स्तूप होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या करते हैं बौद्ध भिक्षु, यहां भिक्षु करते हैं आपका निवास करते हैं, निवास स्थल होते हैं, प्लस ये पूजा स्थल भी होता है, पूजा भी करते हैं, पूजा स्थल के रूप में भी होते हैं, ठीक। साथ के साथ वो पातिमोक्ष का पाठ करते हैं, पातिमोक्ष का पाठ करते हैं। पातिमोक्ष क्या है, उनके नियमों का संग्रह है जिससे कि वो नियम ना भूलें इसके, ठीक है ना, ये कंडीशन होती है, ये इसके कंसेप्ट में आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ खास बात ये एक और भी चीज यहां पर समझिए, ध्यान से रखिएगा, इन चैत्य हॉलों का बहुत अलंकरण बहुत उच्च कोटि का है, अलंकरण उच्च कोटि का अलंकरण है, उच्च कोटि का, यानी कि मूर्तियों के माध्यम से, तमाम सारी चीजों के माध्यम से यह अलंकरण किया गया है। आप देखेंगे तो आप हल्का सा इधर देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा, ये कार्ले का चैत्य है, सबसे प्रमुख कार्ले चैत्य है, कार्ले का चैत्य। ये छत ऊपर से देखेंगे तो किस तरह की छत बनी हुई है, ये देखिए मूर्तियां बना करके ये डिजाइन किया गया है, ये स्तंभ बनाए गए हैं, सोचिएगा मूर्तियां हैं इन पर, ठीक है ना, ये स्तंभ बनाए गए हैं, ठीक। और इसके गुफा के बाहर, कार्ले चैत्य के बाहर स्तंभ के ऊपर ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिंह स्तंभ भी है, सिंह स्तंभ भी है, वही सिंह स्तंभ उसी तरह का जैसे अशोक ने बनवाए थे। ये देखिएगा, ये कार्ले चैत्य के बाहर एक पिलर, पिलर के ऊपर सिंह स्तंभ, चार दिशाओं में सिंह, चारों दिशाओं में बलशाली होने का प्रतीक ये इसमें दिखाया गया है। ये देखिएगा, ये सारे उसी तरीके से, और इनके अंदर आराम से बौद्ध भिक्षु रहते हैं। इसके ऊपर भी स्टोरीड है, ये रही, यहां से सीढ़ियां हैं और ये ऊपर जाने के जगह, आराम से डबल स्टोरी बना हुआ ये आपका कार्ले का चैत्य है। सबसे प्रसिद्ध, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा चैत्य माना जाता है ये, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, ये आप समझिएगा। तो ये काफी ज्यादा अलंकृत है, बहुत ही ज्यादा कहा जाए कि आकर्षित करने वाला चैत्य है। कभी मौका मिले तो आप जाइए पश्चिमी घाट में, बहुत सारी जगह पर तो आप जाते हैं, लेकिन चैत्य वगैरह देखेंगे तो आपको लगेगा कि रियली में उसमें क्या चीजें बनाई गई थी। इसीलिए इन्हें चैत्य विहार भी कहा जाता है, इन्हें चैत्य विहार भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो इनकी आंतरिक संरचना आपको समझ में आ गई कि ये रही आंतरिक संरचना भी, ये रहा किस तरह का अंदर हॉल है, ठीक है ना, डबल स्टोरी कमरे हैं, प्लस आपका स्तूप है उसके अंतर्गत, ठीक ना। और साथ के साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं आपको यहां पर और बता दे रहा हूं, यहां पर ये देख रहे हैं, यहां पर इसके चारों तरफ ये आपका प्रदक्षिणा पथ भी है, यहां पर ध्यान रखना, खाली इतना ही नहीं होता, इसमें प्रदक्षिणा पथ भी होता है, जिससे कि बौद्ध भिक्षु इसके चारों तरफ परिक्रमा कर सकें, जो भी उपासक हैं इसके चारों तरफ यहां से परिक्रमा भी कर सकते हैं, ये प्रदक्षिणा पथ भी होता है।
तो आराम से बता सकते हैं आंतरिक संरचना क्या है। तो हम कह सकते हैं कि चैत्य क्या होते हैं। चैत्य एक प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं के विहार और स्तूप से निर्मित पूजा स्थल होते हैं, जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। ये पहाड़ों को काट करके बनाए जाते हैं, जिस समय वर्षावास में ये लोग निवास कर सकते हैं या किसी भी समय में निवास कर सकते हैं, ठीक है ना। ये काफी ज्यादा अलंकृत होते हैं, पहाड़ों को काट करके बनाए गए हैं, अंदर काफी डेकोरेटिव हैं, ठीक है ना। आंतरिक संरचना के स्तर पर देखें तो इनमें एक आयताकार गुफा होती है। छत कैसी होती है, ऊपर से कर्व शेप, बेलनाकार तरीके से हम कह सकते हैं, गोलाकार छत होती है और पीछे वाला हिस्सा भी गोलाकार ही होता है। और अंत में जाकर के एक स्तूप होता है जिसमें प्रदक्षिणा पथ भी होता है। यहीं पर आप बौद्ध भिक्षु निवास भी करते हैं और पूजा स्थल भी के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना। और इनके एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ये जो एग्जाम्पल है ये है बेदसा, बेदसा का चैत्य। कार्ले का तो मैंने बता दिया, कार्ले का, ठीक है ना। ये जो चैत्य है ये भज का चैत्य है, बेदसा का है, ये भज का है। और ये जो है ये अजंता की गुफा में है। ये सब आपके उन्हीं जगहों पर बने हुए हैं जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं अधिकांशतः, ठीक है ना। ये समझ लीजिएगा, ये रहे। इसके अलावा और कहां कहां है, इनके अलावा और आप देखेंगे तो नासिक में है, ठीक है ना, पीतलखोरा में है, कोड़ना में है, कई जगह पर बने हुए हैं। प्रमुख चैत्य अन्य जो है नासिक में भी है, ठीक है ना, पीतलखोरा में भी है और आपके कोडन्ना में भी है, कोडना वहां पर भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैत्य विहार बने हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं और काफी ज्यादा अलंकृत और आकर्षित हैं, पहाड़ों में काट करके बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अब इनकी एक चीज और मैं बता देता हूं, उसको और सुन लीजिएगा इन चैत्यों को लेकर के। ये जो चैत्य हैं, चैत्य भी दो प्रकार के हैं। जैसे बौद्ध धर्म है हीनयान और महायान में बटा हुआ, हीनयानी और महायानी, यानी कि जैसे आपका बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा हुआ था, उसी तरीके से आपका ये भी हीनयान या महायान में भी बटे हुए हैं। अब कहोगे ऐसे कैसे हो सकता, कैसे पहचानेंगे? बिल्कुल आप आसानी से पहचान सकते हैं। हीनयानी जो चैत्य होते हैं उनके अंदर मूर्तियों से अलंकृत नहीं होते, ये सीधे सपाट होते हैं। और जबकि महायानी ये होते हैं ये मूर्तियों से अलंकृत होते हैं, विशेषकर महात्मा बुद्ध की मूर्तियों से। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो ये देखिएगा, अजंता का ये आपका महायानी चैत्य है, महायानी चैत्य। और ये जो दिख रहे हैं भज का, ये हीनयानी चैत्य है, हीनयानी चैत्य। यहां पर कहीं कोई मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा डेकोरेटिव है, जैसा होता है वैसा ही है। क्लियर एवरीबॉडी? अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से आपको सारी चीजें समझनी चाहिए और जाननी चाहिए, ठीक है? क्लियर? चलिए अब इसके अलावा एक चीज और हम देखते हैं, वो है इनके विहार। विहार मैंने कहा था कि एक विहार जो इन चैत्यों के साथ बनाए गए हैं, गुफाओं के अंदर बनाए, कुछ विहार जो हैं आपके बाहर बनाए गए, खुले मैदान में। अब जो सामने आप जो देख रहे हैं ये उस समय का सबसे प्रसिद्ध विहार है, बहुत प्रसिद्ध है। अधिकांश विहार महात्मा बुद्ध को उस समय में उनके उपासकों ने दान में दिए थे। उनके उपासकों ने, अधिकांश ने उन्हें क्या दिए थे? दान में दिए थे, ठीक है ना। और उनमें से सबसे प्रसिद्ध जो विहार है वो है आपका ये। तो इसको समझने से पहले मैं थोड़ा सा आपको विहार के बारे में और बता देता हूं। विहार ये भिक्षुओं के या महात्मा बुद्ध के
क्या है ये निवास स्थल हैं। क्या है? निवास स्थल। ठीक है ना। इन विहारों को संघाराम भी कहते हैं, ये मैंने पहले भी लिखा था, कहते हैं। इनमें से ध्यान रखिएगा, अधिकांश विहार महात्मा बुद्ध को उनके उपासकों ने दान दिए थे। अब कौन कौन से दान दिए थे ये तो इतिहास का विषय है, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। ध्यान रखना, बेलूवन विहार है, आम्रवन विहार है, आम्रपाली का दिया हुआ, ठीक है ना। बेलूवन विहार है। उस समय के अधिकांश राजा जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था या महात्मा बुद्ध से प्रभावित थे, उन सभी ने, ध्यान रखना, अधिकांश ने कोई ना कोई वन उनको दान में दिया था। विहार, जेतवन विहार, यानी कि जंगल में एक महल बना करके उनको दे दिया जाता था निवास करने के लिए। महल कह लीजिए या आराम करने की जगह कह लीजिए, ठीक है ना। और उसमें कंडीशन क्या होती थी? स्ट्रक्चर होता था इस तरीके का। ये आपके चारों तरफ उनके कमरे होते थे, बौद्ध भिक्षुओं के कमरे होते थे। यहां से ये प्रवेश द्वार होता था इस तरीके का। ये इनके बौद्ध भिक्षुओं के कमरे होते थे, ठीक है ना। ये कहें, और ये बीच में खुली हुई जगह होती थी। ये आपका आंगन है, ये कमरे हैं, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के कमरे हैं। उनके आगे बरांडा या हॉल टाइप का भी होता था। ये आपका प्रवेश द्वार है, ठीक है ना। इस तरह के आपके बनाए जाते थे। इनमें से एक कमरा या एक कुटिया महात्मा बुद्ध की भी होती थी, बाकी अन्य बौद्ध भिक्षु रहते थे, ठीक है। ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग के आपके विहार हैं। ये उनके निवास के लिए दिए जाते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वो है आपका जेतवन विहार, सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है ना। सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है ना। क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट, कोई समस्या? चलिए, अगर कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। जेतवन विहार के बारे में अगर आपको जानना है तो ये मान के चलिए कि जो जेत हैं, ये राजा प्रसेनजित के बेटे का नाम है जेत। क्या नाम है? जेत। और इस जेत से एक व्यापारी अनाथ पिंडक ने 18 एकड़ जगह पर बना हुआ जो संरचना है खरीदी थी। सोचिए, राजा प्रसेनजित, श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित, उनसे उन्होंने ये जगह खरीदी, प्रसेनजित के बेटे जेत से। और अनाथ पिंडक यानी कि जिसके पास कोई धन नहीं है, लेकिन उस समय का सबसे समृद्ध व्यापारी है, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध उपासक बन गया था, उसने 18 एकड़ जगह खरीदी थी। और उस 18 एकड़ जगह पर कंडीशन ये थी, खरीदी भी कैसी थी, पूरे 18 एकड़ जगह पर पूरे पर सोने की मोहरें बिछा दी गई थी। पूरे में कवर कर दिया गया था, पूरा का पूरा ये जो एरिया है इसको कवर कर दीजिए, सोने की मोहरा से बिछा दीजिए, पाट दीजिए इसको। और वो सारा धन जेत को दिया गया था, और उसको खरीद करके इन्होंने महात्मा बुद्ध को दान दिया था। ध्यान रखना, अनाथ पिंडक ने इसको दान दिया था महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को, तथागत को, बुद्ध को दान दिया निवास करने के लिए। और महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा समय यहीं बिताया, सबसे ज्यादा समय यहीं बिताया। कितना? लगभग 24 वर्षावास।
24 वर्षावास यानी कि 24 वर्ष का मानसून का सेशन उन्होंने यहां पर स्पेंड किया था। ठीक है ना, ये बिताया था। बाद में राजा प्रसेनजित को पता चला कि इस तरह से अनाथ पिंडक ने जित से खरीदा, महात्मा बुद्ध को दान दिया, तो प्रसेनजित खुद महात्मा बुद्ध के एक तरीके से उपासक बन चुके थे। उन्होंने वो सारा पैसा अनाथ पिंडक को वापस कर दिया था। वो एक अलग कहानी है। कहानी स्थापत्य कला में मैं सुनाना नहीं चाहता, बस सुन लीजिए, जान लीजिए। और ये समझ लीजिए कि सारनाथ के बाद, बोध गया के बाद अगर कोई तीसरा स्थल सबसे ज्यादा माना जाता है तो ये जेतवन बिहार है। ये जेतवन बिहार, ये वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध की कुटिया थी। महात्मा बुद्ध की कुटिया, तथागत की कुटिया कही जाती है। और इस कुटिया का नाम पता है क्या है? इस कुटिया का नाम है गंध कुटी। गंध कुटी, ये तथागत की कुटिया है, जहां पर वो रहते थे। ये रहे तथागत की कुटिया, गंध कुटी के नाम से जानी जाती है। और चूंकि महात्मा बुद्ध सबसे ज्यादा समय यहां बिताया है, तो सोचिए बौद्ध धर्म के फॉलोअर के लिए सबसे दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी मानिए, बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। ये बहुत पवित्र स्थल माना जाता है। ठीक है ना। और यहीं पर इसी के पास में ही एक जगह है, ये वृक्ष है, इसका नाम है आनंद बोधि। इस वृक्ष का नाम क्या है? आनंद बोधि। ध्यान रखिएगा, यह आनंद बोधि, यह बोध गया के वृक्ष की शाखा है। जो बोध गया में जिस पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान अर्जित किया था, उसी वृक्ष की एक शाखा यहां ला करके लगाई गई थी। यह आज भी मौजूद है। इसे संरक्षित किया गया है, लोहे की जालियों से चारों तरफ से कवर कर दिया गया है, उसको संरक्षित किया गया है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। यह उसी बोध गया के वृक्ष की शाखा है, ध्यान रखना। बोध गया के बोधि वृक्ष की शाखा है, और उतना ही पवित्र इसको माना जाता है। यह भी यहीं पर है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो ये आपका जेतवन बिहार के बारे में मैंने कुछ चीजें आपको मैंने बता दी। इसी तरीके के आपके बेलुवन बिहार है, आम्रवन बिहार है, ऐसे बहुत सीलवन बिहार है, ऐसे बहुत सारे बिहार बनवाए गए थे जिनके अवशेष आज भी मौजूद हैं। ठीक है ना। और उनको हम इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, स्थापत्य के दृष्टिकोण से केवल इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि अवशेष बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। क्लियर एवरीबॉडी? अब इसी में कुछ आगे जाकर के ऐसे भी आपके अवशेष मिले हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ये चैत्य के साथ में चैत्य के अलावा कुछ अन्य बिहार भी आगे बनाए गए, जो कि आपके अंदर स्तूप नहीं है, केवल पहाड़ों के अंदर गुफाओं को काट करके बनाए गए हैं। और ये भी जेतवन बिहार के एविडेंस बताए गए हैं। ये रहे आपके जेतवन बिहार के पूरे वो है जगह है जहां पर ये पूरा भिक्षु का बिहार बना हुआ था, सारा का सारा। और ये आपका दरवाजे पर सांची स्तूप पर इसका बनाया गया है। ये सांची स्तूप पर किस तरीके से उनको दान दिया गया था, किस तरह का स्ट्रक्चर था, किस तरह से सारी चीजें बनी गई थी, ये वही है। ये सांची स्तूप पर बनी हुई संरचना है जेतवन बिहार के दान देने की, ये उसी का है। ठीक है ना। इनके अंदर कोठरियां वगैरह होती हैं। अब इनके अलावा कुछ अन्य भी हैं, ये देखिएगा। कुछ अन्य जो हैं, ये है आपका एलोरा का, ये पहाड़ों के अंदर बनाए गए हैं, पहाड़ों के अंदर बने हुए विहार हैं। ये रहे, ये आपका एलोरा का विहार है। ये देखिएगा, कमरे बने हुए हैं बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, पहाड़ों को काट करके बनाए गए बाकायदा पूरा। ठीक है ना। ये नासिक बिहार है, ये नासिक का है। ये नासिक के एविडेंस आपके सामने मैंने दे दी है, दिखा दी है, आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से आपके अजंता में भी हैं, अजंता में भी हैं। ठीक है ना। जुन्नार में भी हैं। हर जगह चैत्य नहीं है, कुछ ऐसे भी हॉल हैं जहां पर केवल उनके बौद्ध भिक्षुओं के रहने के कमरे बने हुए हैं। ध्यान रखना,
इसके अलावा कन्हेरी है, कन्हेरी का विहार है। तो ये सब आपके अन्य विहार हैं और इसी तरीके के बने हुए हैं, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के, पहाड़ों काट करके बने हुए हैं। इनमें कोई भी संरचनात्मक निर्माण नहीं है, कोई चीज जोड़ के नहीं बनाई गई, बल्कि एक के ऊपर, जैसे एक पहाड़ को काट कर छेनी हथौड़े से छेद करते चले गए, तो मोनोलिथिक हैं ये, एकाश्म पत्थर से बने हुए हैं। ध्यान रखना, एकाश्म पत्थर वाले हैं ये, एकाश्म पत्थर के, यानी कि पूरे पूरे पहाड़ को काट करके बनाए गए हैं। इसमें कुछ भी जोड़ा नहीं गया, कुछ भी। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? तो ये आपके चैत्य और विहार। इनके अलावा कुछ और भी हैं जो मैं बताना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा महाविहार। महाविहार यानी कि जहां पर थोड़े बहुत बौद्ध भिक्षु नहीं, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध भिक्षु रहते थे, बहुत बड़ी संख्या में। महाविहार, नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, ओदंतपुरी महाविहार, सोमपुरी महाविहार, जगदल महाविहार, यानी कि कुछ आगे जाकर के इतिहास में बहुत सारे शासकों ने विहार ही नहीं बनवाए, बल्कि महाविहारों का निर्माण करवाया। और महाविहार ये बेसिकली क्या थे? विश्वविद्यालय के रूप में निर्मित किए गए थे, विश्वविद्यालय के रूप में निर्मित किए गए। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये आपके शिक्षण केंद्र थे। क्या थे? शिक्षण केंद्र। और इनमें आप नाम सुनेंगे तो नाम आप जानते हैं, नालंदा, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था और 6 महीने तक उसकी किताबें जलती नहीं, जिसको फिर से खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना? नालंदा, सोमपुरी, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, जगदल, ये सब के सब आपके 5 महाविहारों की जानकारी हमको मिलती है। ठीक है ना? सोमपुरी कहां है? सोमपुरी ये बांग्लादेश में है। आज की डेट में ये बांग्लादेश में है। आपका जगदल भी बांग्लादेश में है। ये ध्यान रखना, ये दोनों बांग्लादेश में है वर्तमान में। ठीक है ना? आपका इसके अलावा एक और है पुष्पगिरी। पुष्पगिरी ये आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा में। नालंदा ये बिहार में। विक्रमशिला ये भी बिहार में, ये भी बिहार में। ओदंतपुरी वगैरह ये रहे। तो नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुरी ये बिहार में है। बाकी सोमपुरी, जगदल बांग्लादेश में है, पुष्पगिरी उड़ीसा में है। और ये 6 उस समय के बड़े महाविहार बनाए गए थे, विश्वविद्यालय के तौर पर बनाए गए थे, शिक्षा के बड़े केंद्र थे। और बख्तियार खिलजी ने केवल नालंदा को नष्ट नहीं किया था, उस समय रास्ते में पड़ने वाले हर बड़े सारे के सारे जो भी उसके सामने आए, उन सबको नष्ट करता चला गया, सबके सबको नष्ट करता चला गया वो। ये समझ लीजिएगा। और इनके बारे में डिटेल में यहां पर नहीं, मैं एक अलग से शिक्षण केंद्र के रूप में बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनके अवशेष तो अब ऐसे बचे हुए हैं, इसलिए स्थापत्य के रूप में इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं बता सकता। ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा कुछ है भी नहीं। बाकी जो मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में अलग से, प्राचीन काल के शिक्षण केंद्र के बारे में जब चर्चा करूंगा तो इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि कितने छात्र रहते थे, कैसी शिक्षा होती थी, कितने, सोचिएगा, उनके में आचार्य रहते थे, कौन कौन आचार्य थे। ठीक है ना? उनके कितने पुस्तकालय थे, उन पुस्तकालयों के नाम क्या क्या थे, लाइब्रेरी के नाम वगैरह क्या क्या थे, उन सारी चीजों के बारे में चर्चा करूंगा मैं। प्रसिद्ध आचार्य, उनकी लाइब्रेरियों के नाम,
उनकी प्रमुख किताबें, उनके प्रमुख शिक्षा के केंद्र, किस विषय की शिक्षा दी जाती थी, वो क्या क्या थी, उन सारी विशेषताओं के बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा। यहां पर मैं केवल स्थापत्य कला के महाविहार के बारे में मैंने एक चर्चा कर दी है कि किस तरह की है। अब चूंकि अवशेष ऐसे पड़े हुए हैं, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं बता सकते, इसलिए इसको इतना ही रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा? चैत्य देखे, जहां पर विहार और पूजा स्थल के रूप में स्तूप दोनों मौजूद हैं। फिर हमने विहार देखे, विहार यानी कि जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, पातिमोक्ष का पाठ करते हैं, वर्षावास के समय निवास करते हैं। और तीसरा हमने महाविहार के बारे में चर्चा की, ये रहे, जो कि शिक्षण के केंद्र के रूप में विकसित किए गए थे। ये बहुत बाद में है, किस किसने किए मैं इसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। और मैंने पहले भी कहा कि आर्ट एंड कल्चर में इस लेवल पर कराऊंगा कि आप लोग किसी किताब को देख करके भी कहोगे सर इसमें कुछ है ही नहीं। जो किताब उठाओगे उसको देख करके लगेगा सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, उतनी चर्चा ही नहीं है जितना आप क्लास में करा दे रहे हैं। बस मेरा उस उद्देश्य एक ही है कि आप एक बार इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, अच्छे तरीके से बना लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ना प्री का और ना मेंस का। बस एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, तभी मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। और बाकी कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको यहां मिल सकती है, ये टेलीग्राम का बार कोड है। लेकिन कोर्स परचेज करने से पहले ध्यान रखिएगा, MK लाइव कोड यूज करना मत भूलिएगा। इससे डिस्काउंट भी मिलेगा, पर्सनल मेरी गाइडेंस भी मिलेगी, और जो स्टडी IQ दे रहा है वो तो है ही, सारी चीजें वो सब कुछ मिल रहा है। और आप सोच रहे हो कि इस क्लास से सारी चीजें हो जाएंगी, तो बेटा केवल आर्ट एंड कल्चर इतने अच्छे तरीके से हो जाएगा, बाकी और सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, दिल्ली वो आपके एंसेंट और मिडिवल हिस्ट्री है, ठीक है ना। इसके अलावा इकोनॉमी है, बाकी अन्य सब्जेक्ट भी तो हमको इसी तरह से करने होंगे ना। और जब इस लेवल पर करेंगे तभी तो पेपर पास होगा, ठीक है ना। ठीक है, इससे काम चल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आंसर राइटिंग करनी होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसके साथ आप मेरे साथ जुड़ेंगे तब आप कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।